सीआरपीसी चल रही थी। सीआरपीसी में देखिए आपका मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के बारे में बताया जा रहा था, यानी कि 366 से लेकर और 371। एक क्वेश्चन आपका चांस रहता है यहाँ से भी बनने का। और जो सेक्शन आपका बना है, एक तो 266 भी बना है आपका उत्तराखंड में। और वह क्वेश्चन का मॉडल ये है कि सत्र न्यायालय मृत्युदंडादेशों की पुष्टि के लिए मामला किस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट को भेजता है, तो वह आपका 266 जवाब रहेगा, नहीं 366। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है वह आपका बनता है कि उच्च आपका उच्च न्यायालय किस सेक्शन के तहत खंडन या पुष्टि करता है, तो वह आपका जवाब रहेगा 368 के तहत, यानी कि धारा 368। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि पुष्टि के मामले में कितने दिनों बाद ही सुनवाई होगी, तो 3 माह बाद। क्यों, अब आगे बताया जाएगा। जब तक आपका पुष्टि न हो जाए तब तक आपका जो अपराधी है, जो मृत्युदंड पाया है, उसे जेल की अभिरक्षा में भेजा जाएगा, यानी कि बाहर नहीं रखा जाएगा। उसे कहाँ रखा जाएगा? जेल में। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि कम से कम कितने जजों द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि होनी चाहिए, तो अगर किसी हाई कोर्ट में एक से अधिक न्यायाधीश उपलब्ध हैं तो कम से कम 2 जजों द्वारा उसकी पुष्टि होनी अनिवार्य है। लेकिन ये कब, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। फिर आपका रेफरी का सिद्धांत, यानी कि दोनों जजों में मतभेद हो गया तब क्या होगा, तो दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष एक तीसरे जज को सौंपेंगे और वहीं रेफरी या एम्पायर या निर्णायक का काम करेगा। जैसे कि आर बनाम गोविंदा का केस सबसे उत्तम केस है, जहां की रेफरी के सिद्धांत को, निर्णायक के सिद्धांत को अप्लाई किया गया, लागू किया गया। तब सेक्शन आपका सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। देखिए अब सेक्शन वाइज आप शुरू करिए और एक एक सेक्शन देखा जाए, और इसमें जो वैसे जो आ सकता है 90% फ्री का आपका 5 मिनट में बता दिया गया। अब सेक्शन वाइज जो 10% छूटा है वही सेक्शन वाइज कवर हो सकता है। देखिए 366 आपका अध्याय 28 चल रहा है। सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो जब सत्र न्यायालय मृत्युदंडादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक के लिए निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए। यानी कि अभी हमने बताया कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देता है तो कोर्ट ऑफ सेशन कार्यवाही को पुष्टि के लिए हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और जब तक हाई कोर्ट पुष्ट न कर दे, ओके न कर दे, तब तक मृत्युदंड का निष्पादन या प्रवर्तन रुका रहेगा। यानी कि ये आपका 366 का पहला खंड है। दूसरा देखिए, दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय, यानी कि कौन दंडादेश पारित किया है? कोर्ट ऑफ सेशन। दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जेल अभिरक्षा में अभियुक्त भेजा जाएगा और जब तक कि पुष्टि न हो जाए, यानी कि उसे अब छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि कहाँ भेजा जाएगा? जेल। यानी कि जेलर को वारंट जारी करेगा न्यायालय और कहेगा कि अपनी जेल में
इसे रखिए। कब तक रखिए? जब तक हाई कोर्ट क्या न कर दे, पुष्ट। अब हाई कोर्ट अगर पुष्ट कर देता है तो हाई कोर्ट भी आर्डर देगा कि जेल अभिरक्षा में रखिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, तब भी जेल अभिरक्षा में। और जब राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन पहुंच गई, दया याचिका, क्षमा याचिका, तब भी जेल अभिरक्षा में। और अंत में जल्लाद आएगा और फांसी पर क्या करेगा? लटका देगा। तो आगे बताया जाएगा जल्लाद औलाद के बारे में। अभी तो ये जानिए कि कोर्ट ऑफ सेशन आपका किस सेक्शन के तहत मामले को पुष्टि के लिए भेजता है हाई कोर्ट को, तो 366 के तहत। और अभियुक्त का क्या करेगा? तो वारंट के अधीन कहाँ भेजेगा? जेल की अभिरक्षा में। 367 आ जाइए। अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। तो बस एक लाइन इसमें जानना पड़ता है कि अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि और साक्ष्य की आवश्यकता है, यानी कि कुछ और एविडेंस की आवश्यकता है, तो उच्च न्यायालय या तो स्वयं एक्स्ट्रा एविडेंस ले ले या कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि सत्र न्यायालय को निर्देशित कर दे कि आप और अतिरिक्त साक्ष्य लीजिए और हाई कोर्ट को भेजिए। तो एक्स्ट्रा एविडेंस हाई कोर्ट स्वयं ले सकता है या किससे लिया सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन। बस सेक्शन याद रखना है, कौन सा? 367। इसके बाद 368 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हाई कोर्ट के पास मृत्युदंड का मामला पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है। अब एक उदाहरण से चला जाए। मान लीजिए ये एक अभियुक्त है और उसे 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया है। तो कल से ही, परसों से बताया जा रहा है कि मृत्युदंड कैसे मामलों में दिया जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और केस याद रखिए, बच्चन सिंह या बेचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो मृत्युदंड ए को दिया गया। ये चाहे अपील करे हाई कोर्ट में न करे, कोर्ट ऑफ सेशन बाध्य है कि वह मामले को पुष्टि के लिए कहाँ भेजे? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है? अब पहला, अब 368 में एक एक पॉइंट देखना है। पहले सामान्य बातें समझिए, क्योंकि सभी बातें 368 में ही समाहित हैं। तब हम बैरक शुरू करते हैं। पहले सामान्य बातें देखिए। उच्च न्यायालय पुष्ट कर सकता है, कन्फर्म कर सकता है, अर्थात ओके कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने जो मृत्युदंड सुनाया है वह सही है। तो अगर हाई कोर्ट सही मान ले तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? पुष्ट। हाई कोर्ट अन्य कोई दंड दे दे तो फिर एक बार याद रखिए, 302 का मामला था, तो मृत्युदंड न देकर हाई कोर्ट क्या दे सकता है? मृत्युदंड को उलट दे और आजीवन कारावास दे दे। दूसरा। तीसरा, मृत्युदंड को पूरी तरह रद्द कर दे, अर्थात ये कह दे कि मामला साबित ही नहीं होता जो साक्ष्य आए हैं, और अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दे, एक्विटल कर दे, दोष मुक्त कर दे और मृत्युदंड को क्या कर दे? आदेश को रद्द। तीसरा, ये अगला ये हो सकता है कि मृत्युदंड के दंडादेश को सेट साइड कर दे, अपास्त कर दे, उलट दे और कोर्ट ऑफ सेशन से ये कहे कि आप पुनः मामले की सुनवाई करिए, यानी कि रीट्रायल करिए, या पुनः अभियुक्त का नए सिरे से विचारण करिए। यानी कि रद्द कर सकता है मृत्युदंड को और कहेगा कि फिर से नए सिरे से क्या करिए? ट्रायल।
क्योंकि ट्रायल की प्रक्रिया में आपने क्या बरती है, गलती, ये भी कह सकता है। तो ये सब जो पावर है, चाहे खंडन का या मंडन का या दोष मुक्ति का या रिट्रायल का आदेश देने का, ये सभी पावर एक ही सेक्शन में समाहित हैं। और वह सेक्शन कौन सा है, 368। तो अगर पुष्टि पूछे तब भी 368, खंडन या अपास्त पूछे तब भी 368, अगर रीट्रायल का आदेश पूछे तब भी 368, और मृत्युदंड को कहाँ किस माने आपका किस दंड में कन्वर्ट करना, मृत्युदंड को समाप्त करके आजीवन कारावास में कन्वर्ट करना इस उदाहरण में, तब भी आपका कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 368। अब बेरेक्ट देखिए, थोड़ा बेरेक्ट से अच्छे से, और द हेडिंग देखिए 368, दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बातिल ना आए तो लिख लीजिएगा शून्य, बातिल बेरेक्ट में न आए तो आप लिख लीजिएगा वायड या शून्य या रद्द करना। भाई बातिल शब्द ना आए तो फिर हम बता रहे हैं, लिख लीजिएगा रद्द करना या शून्य कहा जाता है। देखिए, उच्च न्यायालय धारा 366 के अधीन प्रस्तुत किसी मामले में अब क्या क्या कर सकता है, तीन में से कुछ भी कर सकता है। पहला देखिए, दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। यानी कि पहले खंड में दो बातें निकली। पहली बात ये निकली कि दंडादेश की पुष्टि कर दे, अर्थात ये मान ले हाई कोर्ट कि कोर्ट ऑफ सेशन ने जो फैसला दिया है वह मृत्युदंड का फैसला सही है, उसको कन्फर्म कर दे। दूसरा कहा गया है कि कोई अन्य दंड दे दे। अन्य दंड हमने उदाहरण भी बताया कि 302 का मामला था। हाई निचले न्यायालय ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने मृत्युदंड दिया और हाई कोर्ट को ये लगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, तो मृत्युदंड हटाकर और क्या दे सकता है, आजीवन कारावास, ये अन्य दंड दे सकता है। दूसरा देखिए, दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है। बातिल मतलब शून्य घोषित कर सकता है। मृत्युदंड को न आए तो लिख लीजिएगा रद्द कर सकता है। मृत्युदंड दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है, अर्थात मृत्युदंड को रद्द कर सकता है। और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकता है जिसके लिए सत्र न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकता था, या उसी या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है। तीन चार बातें इसमें भी समाहित हैं। जो मृत्युदंड है उसको रद्द कर दे हाई कोर्ट, और अन्य किसी अपराध के लिए सजा दे दे जिसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन भी उसे सजा दे सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर सत्र न्यायालय ने 302 के तहत हत्या के लिए दंडित किया और मृत्युदंड की सजा सुनाई, हाई कोर्ट के पास पुष्टि के लिए मामला पहुंचा है। हाई कोर्ट ये देखता है कि ये हत्या का अपराध नहीं है, यानी कि 302 में मामला नहीं जाता है, बल्कि ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध है, तो उच्च न्यायालय हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए 304 के तहत सजा दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। याद रखिएगा, दे सकता है कि नहीं सजा। इसका उदाहरण एक बना लिया जाए, आपका केस वाइज उदाहरण इस पर सटीक बैठता है। सबसे अच्छा केस आपका आर बनाम गोविंदा का है, जिसमें जस्टिस मेलविल थे। आपका निचले न्यायालय ने, कई बार बताया गया, अब दोबारा ना बताया जाए,
निचले न्यायालय ने गोविंदा को 302 के तहत हत्या के लिए मृत्युदंड दिया। पुष्टि के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला भेजा गया। 2 जज ने मामला सुना और दोनों में मतभेद हो गया। एक हरिदास थे भारतीय और दूसरा जो अंग्रेज जज था कैंपबेल था। तो जब दोनों में मतभेद हो गया तो एक तीसरे जज को ये लोग निष्कर्ष निकाल कर दिए अपना अपना, और वह निर्णायक कौन था? मेलविल था। उसने, अब देखिए, सत्र न्यायालय ने 302 के तहत सजा दी थी और हाई कोर्ट में जब पुष्टि में मामला गया तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये 302 यानी कि हत्या नहीं है बल्कि हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध है और 304 धारा के तहत दंडित किया। तो क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यह अगला ये है कि दोष सिद्धि को उलट दे, बातिल कर दे, रद्द कर दे, मृत्युदंड को रद्द कर दे और कहे सत्र न्यायालय से कि नया आरोप लगाकर या पुराने आरोप पर ही रीट्रायल करिए, यानी कि पुनः एक बार नए सिरे से क्या शुरू करिए कार्यवाही और पुनः एक बार निर्णय सुनाइए। ये कब हो सकता है? जब अपील पुष्टि में हाई कोर्ट पहले वाले निर्णय को क्या कर दे? रद्द। तो अगर कोई निर्णय रद्द हो जाता है तो वह रेस जुडिकेटा का भी काम नहीं करेगा और आपका अस्तित्व में निर्णय नहीं माना जाएगा कि है, और उसी अपराध के लिए पुनः विचारण चल सकता है। आगे बताया जाएगा। तीसरा देखिए हाई कोर्ट क्या कर सकता है? अभियुक्त को दोष मुक्त कर दे, यानी कि 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया था और बाइज्जत हाई कोर्ट बरी कर दे और मृत्युदंड क्या कर दे? रद्द कर दे और निर्णय ही पलट दे। तो दोष मुक्त कर सकता है कि नहीं? हाई कोर्ट पुष्टि में भेजा गया, कर सकता है। इसके बाद आइए परंतु देखिए, परंतु पुष्टि का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो गई हो या यदि ऐसी अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा न हो गया हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर सत्र न्यायालय ने पुष्टि के लिए हाई कोर्ट को मामला भेजा है तो एक दूसरा विकल्प अभियुक्त के भी पास है कि वह अपने मृत्युदंड दिए जाने के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो जब तक कि अपील का समय रहेगा पुष्टि का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपील का 3 माह का समय होता है और 3 माह तक पुष्टि का मामला क्या रहेगा? रुका रहेगा। अगर अभियुक्त इधर अपील कर दिया तो अपील पर सुनवाई उस अनुसार पुष्टि अपने आप कोई मतलब ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपील पर जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। तो अगर अपील नहीं करता तब 3 माह बाद पुष्टि वाले मामले में हाई कोर्ट क्या सुनाएगा? फैसला। और अपील कर दे, क्योंकि अपील का भी अधिकार है अभियुक्त का, तब अपील पर सुनवाई होगी, उस अनुसार देखा जाएगा कि क्या होगा। अब आइए 369 नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित होना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मृत्युदंडादेश की पुष्टि हाई कोर्ट के कम से कम कितने न्यायाधीशों द्वारा होनी चाहिए? तो कम से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा। लेकिन ये कब? जबकि किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक न्यायाधीश उपलब्ध हैं। तो समस्या ये दे सकता है कि किसी उच्च न्यायालय में केवल एक ही न्यायाधीश है, तो क्या वह मृत्युदंड की पुष्टि कर सकता है कि नहीं कर सकता है?
ये कम से कम 2 का नियम कब लागू होगा? जब किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक जज क्या हो? मौजूद, उपलब्ध हो। नहीं उपलब्ध है, नहीं मौजूद हैं, एक ही जज मान लीजिए हाई कोर्ट में है, अन्य जज नहीं है, तो क्या एक जज पुष्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। लेकिन सामान्य नियम कम से कम कितने का है? 2 का। अब 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं। 5 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम कितना? 2। अब बेरक की भाषा देखिए। इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई नया दंडादेश या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हों, स्पष्ट लिखा है, तो उनमें से कम 2 न्यायाधीशों द्वारा किया, पारित किया और हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी कि पुष्टि के मामले में जो भी आदेश दिया जाए, चाहे दंड उलटने का, रीट्रायल का, दंड कम करने का या मृत्यु दंड बनाए रखने का, अगर उस उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक जज हैं, तो कम से कम कितने जजों द्वारा पुष्ट किया जाएगा या खंडन मामला? 2। अगर एक ही जज हैं, तो ऐसी दशा में एक जज भी पुष्ट या खंडन कर सकता है। लेकिन अगर 2 जज हैं कम से कम, तो अगर 2 जज मौजूद हैं तो कितने जजों द्वारा? 2। ये भी पूछा जाता है। अगर दोनों में मतभेद हो गया तो बैरक पर लिख लेना चाहिए 370 रेफरी का सिद्धांत, निर्णायक का सिद्धांत। 370 बैरक पर लिख लीजिए रेफरी का सिद्धांत। तो मतभेद हो गया तो दोनों जज आपका अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक तीसरे न्यायाधीश को भेजेंगे और बहुमत का फैसला क्या होगा? मान। तो कई बार बताया गया है, सबसे उत्तम दृष्टांत आपका कौन सा है? आर बनाम गोविंदा का। 2 जजों में मतभेद हो गया, एक कैंपवेल थे, दूसरा हरिदास थे, तो दोनों ने अपना निष्कर्ष निकालकर किसको भेजा था? मेलविल को। और मेलविल ने कहा कि ये हत्या नहीं है, ये हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध है, अतः अभियुक्त की धारा के तहत दंडित होगा 304। तो इस प्रकार आपका रेफरी का सिद्धांत थोड़ा कोरिलेट कर लेना है। एविडेंस में पूछा जाता है तो धारा 20 में है, धारा 20 में, कहीं कोरिलेट कर लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 में, 20 में आपका रेफरी का सिद्धांत है। फिर रेफरी का सिद्धांत मिलता है सीआरपीसी में, अपील में मिलता है 392। सीआरपीसी की धारा 392 एक बार देखिए तो 392 में भी रेफरी का सिद्धांत है, बस एक लाइन अंतर है। अगर हाई कोर्ट में अपील की गई, कम से कम 2 जजों द्वारा अपील सुनी जा रही है मृत्युदंड की, और दोनों जजों में विरोधाभास हो गया, तो ये दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको सौंप देंगे? तीसरे को। और वह जो तीसरा होगा क्या कहलाएगा? रेफरी या निर्णायक। इस प्रकार आपका 371 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। तो हाई कोर्ट चाहे जो भी निर्णय दे, आपका निर्णय के बाद प्रमाणित प्रति किसको भेज दे? कोर्ट ऑफ सेशन को, कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। अब आइए अध्याय 30 आ जाइए। 29 बाद में ही बताया जाएगा अगले हफ्ते आपका। पहले इधर जितना पुछल्ले हैं सब निपटा दिया जाए, शनिवार तक तो प्रयास किया जाए निपटाने का। अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण देखा जाए। रिफरेंस एंड रिवीजन।
रिफरेंस एंड रिवीजन यानी कि निर्देश और पुनरीक्षण। तो प्रयास ये करिए आपका थोड़ा कोरिलेशन का भी देखिए, आपका बताया भी गया था और फिर एक बार आप देखिए निर्देश के बारे में कल बहुत डिटेल में बताया गया था। इसके बाद पुनरीक्षण ये भी हल्का सा बताया गया था, लेकिन आज डिटेल में चलेगा। भाई अगर निर्देश सीपीसी में पूछे तो धारा 113 है प्लस आदेश 46 46 है, और पुनरीक्षण सीपीसी में पूछे तो ये आपका 115 है रिवीजन, और इसके लिए कोई आदेश आपका 115 है ना, हाँ, इसके लिए कोई आदेश आपका मैंने मैंने कह सकते हैं प्रक्रिया के लिए नहीं दिया गया है। यही बात अब तुरंत सीआरपीसी में भी आ जाना है। निर्देश के बारे में प्रावधान अगर पूछे कि किन धारा कहाँ से कहाँ तक है तो दो धाराएं मारिएगा, 395 से लेकर कहाँ तक 396। और रिवीजन के बारे में पूछे कि सीआरपीसी में निगरानी या रिवीजन का प्रावधान कहाँ है तो 397 से लेकर 405 तक। पहले सेक्शन तोड़ लिया जाता है। वैसे सेक्शन वाइज भी कई बार क्वेश्चन बना है। देखिए इधर से जो आपका क्वेश्चन बना है फिर एक बार बता दिया जाए। इधर से आपका कंसेप्ट माने एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना है, दूसरा जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है वह सेक्शन मिलाने के लिए बनता है। जैसे पिछली बार आपका जो बना था वह धारा 401 बन गई थी आपका यूपीजे में, माने एक क्वेश्चन आपका बनता है। और बिहार में थोड़ा बना था वह अंदर जाकर बना दिया कि किसका रिवीजन नहीं हो सकता। तो जो इंट्रालोकोटरी आर्डर है अभी हम बताएंगे उसको भी डिटेल में, उसका रिवीजन नहीं हो सकता। तो इंट्रा और रिवीजन में आपका होता क्या है, तो पहले शुरू किया जाए रिफरेंस शुरू किया जाए, क्योंकि पहला आपका इस चैप्टर में आपका रिफरेंस या निर्देश ही है। निर्देश मतलब संदर्भ होता है ना, तो दूसरी भाषा में भी बैरक पर लिख सकते हैं संदर्भ। देखिए आपका एकदम शुरुआती दौर से मैं बता रहा हूँ फिर एक बार। कल मैं बताया था जब सेक्शन आपका सीआरपीसी का 362 पढ़ा रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार क्वेश्चन बनता रहता है। फिर एक बार भूमिका से इसको देखिए डायरेक्ट, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी भी अधिनियम या कानून को शून्य घोषित करने की क्षमता यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की क्षमता, इलीगल घोषित करने की क्षमता, या नल एंड वाइड यानी कि अकृत तथा शून्य घोषित करने की क्षमता, ये भारत में केवल दो न्यायालयों को प्राप्त हैं। एक उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और दूसरा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। अब समस्या ये आई कि अगर निचला न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर रहा है और उसे ये लगता है कि जो कानून है वह कानून संविधान के विपरीत है, मूल अधिकारों के विपरीत है, लेकिन आज तक हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जिसके वह अधीनस्थ हैं इसे शून्य या असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, तो निचला न्यायालय लिख पढ़कर हाई कोर्ट को भेज देगा और कहेगा कि इस विषय पर हमें कुछ क्या दे दीजिए, ओपिनियन, राय, और हाई कोर्ट उस पर निचले न्यायालय को राय देगा
और निर्देश देगा और उस निर्देश के अनुसार निचला न्यायालय मामले की क्या करेगा, सुनवाई। इसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। शुद्ध रूप से बताया गया। ये आपराधिक मामलों में भी हैं, दो धाराओं में समाहित हैं, 395 396, और सिविल मामला है तब भी यही नियम लागू होगा। बस कानून आपका क्रिमिनल वाले नहीं रहेंगे बल्कि कौन वाले रहेंगे, सिविल वाले। तो सिविल मामलों में भी सेम नियम है। सीपीसी की धारा 113 और आदेश 46। अब आइए सही रहेगा। देखिए आपका बैरक की भाषा, अब कुछ बचा ही नहीं ज़्यादा। 90% बातें तो भूमिका में ही बता दी जाती हैं। अब आगे देखिए 395 रट कर जाइएगा। उच्च न्यायालय को निर्देश। देखिए जहाँ किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, समाधान माने बिलीव या विश्वास, नए तो लिख लीजिएगा भाई नए लोग, समाधान जहाँ भी आए बिलीव या विश्वास हो जाना। जहाँ किसी न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम का या अध्यादेश का या विनियम की अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में, वैलिडिटी के बारे में, यानी कि वैधता के बारे में। विधिमान्यता मतलब क्या हुआ, वैधता। वैधता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या समाहित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, रेगुलेशन या जो उपबंध है वह अविधिमान्य है या अप्रवर्तनीय है, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह अधीनस्थ हैं या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा आज तक घोषित नहीं किया गया है, वहाँ निचला न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का स्टेटमेंट या कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। तो वहीं तो हमने बताया कि अगर कोई आपराधिक मामला है, कोई सुनवाई चल रही है, निचले न्यायालय को लगता है कि जिस कानून के तहत, जिस अध्यादेश के तहत, जिस रेगुलेशन के तहत हम कार्यवाही अभियुक्त के खिलाफ कर रहे हैं, या तो वह पूरी तरह या उसकी कोई धारा या धारा का कोई भाग अवैध है, अविधिमान्य है, यानी कि संविधान का क्या करता है, उल्लंघन। और आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, माने किस हाई कोर्ट ने, जिसके वह न्यायालय सबऑर्डिनेट है, या उच्चतम न्यायालय ने इसे अवैध घोषित नहीं किया है। तो ऐसी दशा में निचला न्यायालय मामले को लिख पढ़कर किसको निर्देशित कर देगा, हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट इस मामले में कुछ क्या दे दे, राय दे दे, बता दे कि यह कानून या अध्यादेश वैध है कि अवैध। क्योंकि वैध अवैध घोषित करने की क्षमता केवल किसको प्राप्त है, दो न्यायालयों को। कौन कौन, आपका हाई कोर्ट और कौन, सुप्रीम कोर्ट। निचले न्यायालय को पावर रहता अगर ये सब, तो निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं बता दूं क्या जरूरत है भेजने की, खुद ही अवैध घोषित कर देता। आपका दूसरा खंड देखिए, यदि सत्य न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष किसी लंबित किसी मामले में जिसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ठीक समझता है, तो वह ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि प्रश्न को भी निर्देशित कर सकता है। यानी कि भले वह कानून अवैध न हो, लेकिन अगर सत्य न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई मामला लंबित है
और कोई उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया, यानी कि विधि का प्रश्न उठ जाता है, तब भी निचला न्यायालय किसको निर्देश भेज सकता है? हाई कोर्ट को, कि इस विधि के प्रश्न की क्या करिए? व्याख्या। तो तुरंत याद रखना है, व्याख्या के नियम भी हैं, आपका सतर्क रहना है। अगर उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करना है तो अनुच्छेद 145 बताता है कि कम से कम कितने जजों की पीठ मिलकर व्याख्या करेगी, इंटरप्रिटेशन करेगी, निर्वचन करेगी। निर्वचन का मतलब हुआ व्याख्या, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। अब टीटी में पूछ लिया था निर्वचन, कि संविधान के निर्वचन के लिए जजों की कम से कम कितनी संख्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अब कई जो टीटी वाले थे वह निर्वचन शब्द समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये निर्वचन होता क्या है। तो निर्वचन मतलब कि अर्थ को क्या करना, क्लियर करना। तो कम से कम कितने जज चाहिए वहाँ? 5। अगला देखिए आपका, अगला तीसरा खंड देखिए भाई, कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय को उपधारा 1 या 2 के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल को सुपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि हाई कोर्ट का निर्देश प्राप्त न हो जाए तब तक या तो अभियुक्त को आप जमानत दे दीजिए या अभियुक्त को जेल भेज दीजिए, दो में से कोई एक करना पड़ेगा। 396 आ जाइए। 396 बस एक लाइन जानना है कि उच्च न्यायालय को जो निर्देश भेजा गया था और उच्च न्यायालय ने उस निर्देश के आधार पर निचले न्यायालय को जो ओपिनियन दी, अब निचला न्यायालय उस ओपिनियन या राय के अनुसार क्या करेगा? काम। बस एक लाइन। अगर हाई कोर्ट ने उसे वैध मान लिया तब तो भाई कार्यवाही जारी, अवैध मान लिया तो उस धारा के तहत कार्यवाही जारी रहेगी कि अब समाप्त कर दी जाएगी? समाप्त। तो कौन वैध अवैध मान ले? हाई कोर्ट। अब देखिए बैरेट की भाषा, जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भेजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश किया गया था, और वह न्यायालय उस मामले को उस आदेश के अनुरूप निपटाएगा। तो सब कुछ तो बता ही दिया गया। हाई कोर्ट जो भी आदेश दे निचले न्यायालय को भेज दे और निचला न्यायालय उस आदेश के अनुसार क्या करे? कार्रवाई। भाई वैध है कानून तो कार्रवाई आगे बढ़ाए, अवैध है तो कार्रवाई क्या करे? उस कानून के तहत रोक दे, समाप्त कर दे। अब आइए पुनरीक्षण देखा जाए। पहले पुनरीक्षण की भूमिका बांधिए और तब आपका रिवीजन या निगरानी या पुनरीक्षण का प्रावधान आपका 397 सीआरपीसी से और 405 तक है, यानी कि 397 से लेकर 405 तक है। पहला जो क्वेश्चन कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका पहले कोरिलेट कर लिया जाए। एक तो रीटों से कोरिलेट करना है रिवीजन में, यानी कि रीट से कोरिलेट करना है। दूसरा सीपीसी से करना है और तब आपका सीआरपीसी में कुछ सामान्य बातें, और तब बेयर एक्ट शुरू किया जाएगा और सेक्शन पकड़े रहिएगा। 3-4 सेक्शन इधर हर हाल में याद होने चाहिए आपका, जैसे 397 है, 400 है, 401 है, 399 है। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। पिछली बार हम बताए हैं कि 401 से क्वेश्चन बना था जे में,
चांस एक क्वेश्चन का रहता है। पहले आपका देखा जाए रीट या लेख देखा जाए। पहले लेख को समझिए एक बार। आप भी जानते हैं कि लेख 5 प्रकार का होता है। आपका पहला हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश यानी कि मैंडमस, तीसरा आपका क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा, चौथा आपका प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध, और पांचवा ससुरारी यानी कि उत्प्रेषण। दो रीटें पकड़िएगा पुनरीक्षण में, एक आपका प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। ये जो दोनों रीटें हैं ये रिवीजन जैसी हैं। देखिए इसमें होता क्या है। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर किसी मामले में कार्यवाही कर रहा है तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय प्रतिषेध की रिट जारी करके और उस कार्यवाही को रोक सकते हैं। लेकिन ये कब तक? फैसला आने से पहले तक, यानी कि निचला न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग था कि फैसला आ गया था, अभी पेंडिंग था। यानी कि इसका मतलब कि अगर निचले न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है, निचले न्यायालय को उस मामले में अधिकारिता नहीं थी, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करके और मुकदमे की सुनवाई पर ही रोक लगा देते हैं? तो आपका प्रतिषेध। लेकिन एक कदम आगे बढ़ जाइए। अगर निचला न्यायालय आपका सुनवाई कर लिया, सुनवाई के बाद निर्णय सुना दिया, तो उस निर्णय को रद्द करना है तो अब प्रतिषेध नहीं। जब फैसला आ चुका रहता है तब आपका उत्प्रेषण की रिट जारी होती है, ससुरारी। यानी कि लंबितावस्था है मुकदमे की तो प्रतिषेध, फैसला आ गया है तो उत्प्रेषण। वैसे दोनों रिटें कई मामलों में एक साथ जारी होती हैं, जैसे कि प्रारंभिक डिक्री सीपीसी में आ गई हैं और अंतिम डिक्री अभियानी क्या है बाकी। तो प्रारंभिक डिक्री को रद्द किया जाएगा उत्प्रेषण जारी करके, और आगे अंतिम डिक्री देने पर रोक लगा दी जाएगी प्रतिषेध जारी करके। यानी कि जो निर्णय हो चुका है उसको रद्द करिए उत्प्रेषण की रिट से और निर्णय देने से रोक दीजिए प्रतिषेध। उसी प्रकार रिवीजन में भी, अर्थात ये दोनों रिटें न्यायिक रिट होती हैं, इसलिए प्रयोग की जाती हैं कि निचला न्यायालय अवैधता से काम न करे, गलती से काम न करे, अपनी अधिकारिता में रहे, अपनी सीमा में रहे, अपनी लिमिट में रहे। दूसरा पहलू आइए। अब इसी तर्ज पर आपका सीपीसी में और सीआरपीसी में रिवीजन का प्रावधान किया गया है। सेम इन्हीं दो रीटों से रिलेटेड हैं। अब रिवीजन देखिए। रिवीजन का मतलब ये हुआ कि अगर निचला न्यायालय कोई कार्यवाही करता है, समन जारी किया, वारंट जारी किया, दोष सिद्ध किया, कोई निर्णय दिया, आदेश दिया, तो उसकी वैधता या वैलिडिटी को चुनौती दी जाती है। उसकी किसको चुनौती दी जाती है? वैलिडिटी को। तो आप क्या करा सकते हैं? रिवीजन। रिवीजन करा सकते हैं। रिवीजन द्वारा आपका क्या निचले न्यायालय ने जो आदेश दिया था वह आदेश वैध था कि अवैध था, इसकी क्या की जाती है? जांच। चाहे आदेश दिया हो, दंड दिया हो, दोष सिद्ध किया हो, इन सब की जांच होगी।
लेकिन किसके तहत? रिवीजन के तहत। किसके तहत होगी? रिवीजन। सीपीसी में जहाँ तक रिवीजन की बात है, आपका जो भाई वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल। सीपीसी में जहाँ तक रिवीजन की बात है, पुनरीक्षण का प्रावधान 115 में किया गया है, जिसके लिए कोई प्रक्रिया या आर्डर इसके साथ अटैच नहीं है। सीआरपीसी में 397 से लेकर 405 तक में रिवीजन का प्रावधान है। अब आइए अगला 2-3 क्वेश्चन सामान्यतः बैरक शुरू किया जाए। रिवीजन का अधिकार किसको है? पहला क्वेश्चन बनेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, हाई कोर्ट को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन आया कि रिवीजन कौन कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन भी, हाई कोर्ट भी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किसका रिवीजन नहीं होगा? तो जो इंट्रालोकोटरी आर्डर है, अंतर्वर्ती आदेश है, उसका पुनरीक्षण नहीं कराया जा सकता, अभी हम बताएंगे। तीसरा, पुनरीक्षण में हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय क्या नहीं कर सकता? तो क्या नहीं कर सकता? तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर अभियुक्त को निचले न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया था, एक्विटल कर दिया था, बाइज्जत बरी कर दिया था, तो रिवीजन न्यायालय दोष मुक्ति को उलटकर दोष सिद्धि या आपका कन्विक्शन या दोष सिद्धि नहीं कर सकता। यहीं बिहार में आपका दोनों पूछा गया था, यूपी में भी इंट्रालोकोटरी आर्डर का रिवीजन होगा कि नहीं? नहीं होगा। और दूसरा, हाई कोर्ट माने रिवीजन न्यायालय क्या नहीं कर सकता? तो दोष मुक्ति को उलटकर किसी अभियुक्त को रिवीजन में दोष सिद्ध कर सकता है कि नहीं? यहीं बिहार में इतना उलझाऊ क्वेश्चन बना था, मैं बता दूं कि ये सही बात है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं याद रखेगा उसके बस की बात इधर से क्वेश्चन करना नहीं है। अगला कंसेप्ट बनाना है। रिवीजन में न्यायालय को विकल्प प्राप्त है कि या तो वह पक्षकारों को सुने या न सुने। तो किस मामले में पक्षकारों को सुनना आवश्यक नहीं है? पुनरीक्षण। तो पुनरीक्षण में अमूमन होता क्या है, ये देखिए। हाई कोर्ट निचले न्यायालय से फाइल मंगा लिया, आदेश की जांच किया और ये उसे लगा कि ये आदेश अधिकारिता के क्या हैं, बाहर या अवैध हैं, तो उस आदेश को क्या कर देगा? रद्द। किसी को सुनने की आवश्यकता पक्षकार को नहीं है। ये नहीं कि अभियुक्त अपना आकर सुनवा माने ये दे, यानी कि न्यायालय को विकल्प है, याद रखिए। चाहे तो वह सुनवाई करे और चाहे तो किसी को सुनने से क्या कर दे? इनकार। ये विकल्प हैं। बाध्य किस में बाध्य नहीं? न्यायालय पूछ ले रिवीजन, क्योंकि ये तो न्यायालय का कर्तव्य है कि निचले न्यायालय पर सुपरविजन करे और निचले न्यायालयों को अवैध कार्य करने से क्या करे? तो किसका ये माने अधिकार है कि निचले न्यायालय बदमाशी न करे? हाई कोर्ट का। इसके लिए हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति होती है, दौरा करती रहती है जिला जिला और जांच करती रहती हैं। अगर गलती पा ली गई तो नौकरी से क्या करती हैं? बर्खास्त भी कर देती हैं। जैसे कि अभी आपका उत्तराखंड का भी मामला आया। एक लेडी थी और 12 वर्षीय लड़के को नौकर रखी थी। ये बात प्रशासनिक समिति के पास गई, हाई कोर्ट के जजों के पास। 6-7 रहते हैं प्रशासनिक समिति में, और हाई कोर्ट के जजों ने सिफारिश की कि इस महिला का आचरण जज के विपरीत है, अतः इसे टर्मिनेट किया जाए, बर्खास्त किया जाए। और वह जज साहिबा बर्खास्त हो गई, क्योंकि 12-13 वर्षीय लड़कों का क्या रखी थी? नौकर।
भाई आप नौकर रखना तो वयस्क रखिए, आप यानी कि बाल शोषण न करिए, क्योंकि 14 वर्ष से कम के बालकों का शोषण करना ये मूल अधिकार का हनन है। और आर्टिकल 24 कौन सा? तो बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ दिया गया है? 23 में कि 24 में? और आम जनता का शोषण न करिए, 23। चलिए देखिए आपका आप रिवीजन शुरू किया जाए भाई, भूमिका काफ़ी हो गई, कई जगह से कोरिलेट भी कर लिया गया, यानी कि आपका रीट भी तैयार हो गई पांचों, दो तो याद ही हो गई ना। इसके बाद आपका सीपीसी भी हो गया, फिर एक दो उदाहरण भी हो गया, रिवीजन में क्या नहीं कर सकता ये भी हो गया, सुन सकता है कि नहीं। तो रिवीजन में फाइल मंगाया जाता है और सुनवाई का विकल्प है, पक्ष का चाहे तो सुने और चाहे तो रिवीजन करते समय न्यायालय पक्षकार को सुनने से क्या कर दे, एक उदाहरण देखा जाए तब बेयरक शुरू किया जाए, क्योंकि बेयरक में दम नहीं रहेगा, बेयर एक्ट में वही बातें रहेंगी जो हमने बताया। एक उदाहरण आपका देखा जाए, ये डिस्चार्ज का देखा जाए। भाई डिस्चार्ज का देखिए, मैं बताया था सत्र न्यायालय का विचारण थोड़ा याद रखिए, 225 में लोक अभियोजक शुरू करेंगे, संचालन करेंगे। 226 में उन्होंने प्रपोजल किया न्यायालय से कि हम इन इन साक्ष्यों द्वारा अभियुक्त के दोष को साबित करेंगे। अगर पर्याप्त आधार नहीं था तो न्यायालय आरोप के निर्माण के पहले ही अभियुक्त को 227 में उन्मोचित कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। अब उन्मोचन का जो आदेश है, इसकी वैलिडिटी को चुनौती देना है तो कहीं अपील का प्रावधान है नहीं, भाई कहीं भी अपील का प्रावधान नहीं है। तो एक उपाय है कि आप अगर मजिस्ट्रेट ने ये सब किया है तो सत्र न्यायालय में जाइए, और सत्र न्यायालय ने डिस्चार्ज किया है तो हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से मांग करिए कि हजूर रिवीजन इस आदेश का करिए, और कोर्ट ऑफ सेशन ने जो आदेश दिया है वह गलत है, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त आधार था, पर्याप्त साक्ष्य था, फिर भी कोर्ट ऑफ सेशन ने अभियुक्त को क्या कर दिया है, डिस्चार्ज। ये सबसे उत्तम उदाहरण रिवीजन का है। एक और रिवीजन करवाया जाए, आपका 319 देखा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। 319 अभी पढ़ाना भी है आपका, अगले हफ्ते ही आ पाएगा, और आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर न्यायालय में कार्यवाही के दौरान न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त था, लेकिन न तो उसके खिलाफ परिवाद हुआ, न एफआईआर हुआ, न पुलिस ने चार्जशीट में नाम दिया, न संज्ञान लिया गया, लेकिन साक्ष्य तो ऐसा है जिसके अनुसार दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी क्या है, साक्ष्य मौजूद हैं, तो न्यायालय आपका बीच में भी ऐसे अभियुक्त को तलब कर सकता है, यानी कि समन या वारंट जारी कर सकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है। जो पूछा जाता है कि किस स्टेज से कार्यवाही होगी, तो पुनः एफआईआर इत्यादि नहीं, संज्ञान नहीं, आरोप के निर्माण से कार्यवाही क्या होगी, और मान लिया जाएगा कि संज्ञान उज्ञान क्या किया गया, ले लिया गया। बहुत इनहेरेंट पावर है, बहुत बड़ा। तो मान लीजिए एक अभियुक्त था, 319 के तहत समन जारी किया गया, तो वह इसका हाई कोर्ट में रिवीजन करा सकता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने जारी किया है, ये जो हमारे खिलाफ समन जारी किया है ये सही नहीं है, ये आदेश अवैध है, हमारे खिलाफ साक्ष्य नहीं है, फिर भी जबरदस्ती सत्य न्यायालय हमको क्या कर रहा है, अभियुक्त के रूप में बुला रहा है। तो जहाँ कहीं अपील का प्रावधान न हो वहीं क्या कराया जाता है, रिवीजन। एक और उदाहरण देखिए, 125 का उदाहरण अति उत्तम है।
जो धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का आदेश दिया जाता है, अब भरण पोषण का आदेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका भी पुनरीक्षण ही होगा, अपील नहीं होगी। तो या तो हाई कोर्ट में पुनरीक्षण कराइए या कोर्ट ऑफ सेशन। भाई पुनरीक्षण का उदाहरण तो सैकड़ों हैं, लेकिन भाई संभव नहीं है कोई आपका क्या हम उदाहरण बताएं आपका। लेकिन आपका जैसे कि 144 के आदेश का, 144 ए के आदेश का, इन सब का सीआरपीसी का क्या होगा, रिवीजन। 125 ज़्यादा पूछी जाती है, गलत न हो। भरण पोषण का आदेश का क्या होगा, अपील होगी कि रिवीजन होगा कि निर्देश होगा, तो रिवीजन। अब देखिए आपका सेक्शन वाइज देखिए भाई, सेक्शन जो कहा जाएगा वहीं अंडरलाइन करिएगा। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रिकॉर्ड मंगाना, तो मैं पहले ही बताया कि जो सत्र न्यायालय हैं या हाई कोर्ट हैं, निचले न्यायालय से पूरा फाइल मंगा लेंगे कि आपने जो कार्य किया है वह वैध है कि अवैध। इस बात की क्या की जाएगी, जांच किसके द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट। देखिए बैरक, उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायालय, तो पहला पॉइंट आपका मिला कि रिकॉर्ड कौन कौन रिवीजन के लिए मंगा सकते हैं, तो दो न्यायालय, कौन कौन, एक हाई कोर्ट और दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट। नहीं भाई फिर हम बता दें, ये एमपी में इसीलिए हम भी पहले कहते थे, बंद कर दिए। या तो सत्र न्यायालय कहिए या कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि जो ये लोग सेशन कोर्ट बोलते हैं, एमपी 2 बार बना दिया और कई लोग सेशन कोर्ट मार कर आ गए, इसलिए गलत शब्द आपका न निकले, क्योंकि कभी काल एकदम हु बहू पूछ ले रहा है। तो या तो कोर्ट ऑफ सेशन इंग्लिश में कहिए या हिंदी में सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट ना कहिएगा, ये वाक्य गलत है, मैं बता दूं। एमपी 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। देखिए आगे, जब उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष कि किसी कार्यवाही के अभिलेख को अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, और ऐसा अभिलेख मंगाते समय डायरेक्शन दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन रोक दिया जाए, यानी कि निलंबित रखा जाए, और यदि अभियुक्त परिरोध में है यानी कि जेल में है तो उसे जमानत पर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये हुआ, जो भूमिका बांधी गई उसी के अनुसार कि हाई कोर्ट या सत्र न्यायाधीश अपने अवर क्रिमिनल कोर्टों से उनके निर्णय, आदेश, निष्कर्ष या दंडादेश की वैधता, शुद्धता या औचित्यता की परीक्षा करने की दृष्टि से उनको मंगा सकते हैं और मंगाकर उनकी जांच कर सकते हैं, परीक्षा, और ये देख सकते हैं कि ये आदेश, दंडादेश इत्यादि वैध हैं कि अवैध। और आपका जब तक की परीक्षा हो रही है तब तक के लिए क्या किया जा सकता है, तो अगर दंड दिया गया है तो दंडादेश को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर अभियुक्त जेल में है तो जमानत पर क्या किया जाएगा, तब तक के लिए छोड़ दिया जाएगा। यही तो हुआ। अगला देखिए, इसके बाद आपका 398 आ जाइए, जांच करने का आदेश देने की शक्ति, ये छोड़ दीजिएगा। 399 पूछा जाता है,
सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां कहाँ दी गई हैं? तो आपका सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की जो शक्तियां हैं वह किस सेक्शन में दी गई हैं? तो 399 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां किस सेक्शन में दी गई है? 399 में दी गई है। फिर अपर सत्र न्यायाधीश की 400 में, और पिछली बार जो आपका क्वेश्चन बना 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति की धारा में 401। तो जो आपको पढ़ना है मुख्य रूप से 401 पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन अंदर से भी बनता है। देखिए आपका ऐसी किसी कार्यवाही के मामले में जिसका रिकॉर्ड उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया या जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई, वह धाराएं 386, 389, 390, 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। और जब वे न्यायाधीश जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीत से किया जाएगा। यानी कि यहाँ भी रेफरी का सिद्धांत आ गया। तो एक और जोड़ लीजिए भाई, उसमें कोरिलेट कर लीजिए जो हमने बताया था 370 में कोरिलेट करिए, या 401 में भी लिख लीजिए। पहले खंड में रेफरी का सिद्धांत समाहित है। अगर दो जजों द्वारा रिवीजन किया जा रहा है हाई कोर्ट के, दोनों में मतभेद हो गया, तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? 392। 392 में क्या है? तो दोनों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको देंगे? तीसरे जज को। तो रेफरी का सिद्धांत रिवीजन में भी लागू होगा। किस धारा में दिया गया है? 401। भाई पहले खंड में 392 के प्रावधान लागू होंगे, वहीं से रेफरी का सिद्धांत निकला। अगला देखिए, इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जब तक कि अभियुक्त को सुन न लिया जाए तब तक नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये कब? जब वह अभियुक्त पर बुरा प्रभाव डाले कि अच्छा प्रभाव डाले? बुरा प्रभाव। इस धारा की कोई बात, यही आपका तीसरा पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता, अंडरलाइन करिएगा। इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाले नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब कि रिवीजन में आपका उच्च न्यायालय क्या नहीं कर सकता? तो दोष मुक्ति के आदेश को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकता? दोष सिद्धि। बहुत पूछा जाता, अंडरलाइन इसको कर लीजिए भाई। बहुत बार पूछा गया है, और अंडरलाइन जरूर कर लेना है। क्या नहीं कर सकता ये भी याद रखना। अगला देखिए, चौथा, जहां संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील नहीं की जाती, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण न की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जिस मामले की अपील हो सकती है, आप उस मामले का अगर पुनरीक्षण कराना चाहते हैं तो क्या पुनरीक्षण होगा कि नहीं? नहीं होगा। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जिस मामले में अपील हो सकती है, आप रिवीजन में न जाकर कहाँ जाइए? अपील में। और जिस मामले में अपील संभव नहीं है, उसी मामले में कहाँ आइए? रिवीजन कराने। एक लाइन का जवाब है। तो अपील 372 से लेकर कहाँ तक है? मुख्य रूप से 394 तक। तो ऐसी दशा में
और भी थोड़ा बहुत है, बताया जाएगा अलग अलग भी। यानी कि कुल मिलाकर अभी कंसेप्ट ये बनाना है कि जिन मामलों में कोई पक्षकार अपील करने का अधिकार कानूनन रखता था और कहाँ आ गया है रिवीजन कराने, तो रिवीजन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं। तो रिवीजन किन मामलों में, जिनमें अपील का कानूनन प्रावधान न हो। जैसे कि जितने हमने उदाहरण बताए उसमें अपील नहीं होती है। 144 सीआरपीसी, 100 आपका 45, 125 सीआरपीसी, 319 सीआरपीसी, इन सबों में अपील का कहीं कोई प्रावधान तो नहीं है, तो क्या कराया जाएगा, रिवीजन। अगला देखिए, जहां इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आपका कह सकते हैं कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर कर दिया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के आवेदन को ही क्या मान सकेगा, अपील का आवेदन। यानी कि आपने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, आप ये इस विश्वास में थे कि इस मामले की अपील नहीं होती और उच्च न्यायालय को लगता है कि न्याय हित में यह आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय रिवीजन के एप्लीकेशन को ही क्या मान लेगा, अपील। और अपील जैसे उस पर क्या करने लगेगा, सुनवाई। भाई विकल्प है, माने आपका अगर गलती हो गई, गलती आपका सद्भावना में हुई है, तो ये गलती फिर दोबारा अपील न करिए। रिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा उच्च न्यायालय, अपील में, क्योंकि उस मामले में अपील हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी। इसके बाद आपका ये 402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति 402 में दी गई है। इसके बाद आपका 403 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प, तो बताया ही गया कि न्यायालय चाहे तो पक्षकारों को सुने या सुनने से रिवीजन में क्या कर दे, इनकार। एक आप, हाँ, कहाँ अपील का प्रावधान है, 319 में है कहीं, हाँ। स्पेशल एक्ट अलग है, अगर स्पेशल एक्ट में अपील का प्रावधान है तब अपील होगी, तो उस एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है तब वो लागू होगा, नहीं कार्रवाई हो रहे हैं तो सीआरपीसी। अगर उस किसी स्पेशल कोई एक्ट बन गया, मैं बता दूं, उसमें भिन्न प्रावधान है, तो ये सीआरपीसी की धाराएं लागू नहीं होंगी, चाहे लोकल ला हो या स्पेशल ला। ये थोड़ा दिमाग में बैठा रही है, जैसे एससी एसटी एक्ट कहीं भी हो और नहीं प्रावधान है तब तो भाई सीआरपीसी सब पर क्या होगी, लागू होगी। तो 319 में रिवीजन कराया जाता है, अपील का प्रावधान कहीं भी नहीं है। एक और पॉइंट आपका इंट्रालोकोटरी आर्डर कहाँ, एक सेकेंड भाई, कहीं नहीं, एक आपका अंतर्वर्ती आदेश का रिवीजन नहीं होगा ये। देखिए आपका 397 की आपका प्लाट 2 देखिए भाई, मेन पॉइंट अभी छूटा है, एक पॉइंट और इसको देखिए। 397 का क्लाज 2 अंडरलाइन करिए। ये दिया गया है कि
अगर किसी अपील, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही में कोई अंतर्वर्ती आदेश पारित किया गया है तो ऐसी दशा में इसका रिवीजन नहीं होगा, यानी कि आपका पुनरीक्षण नहीं कराया जा सकता। ये आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। अब समस्या है कि इंट्रालोकोटरी आर्डर या मध्यवर्ती आदेश, वादकालीन आदेश या अंतर्वर्ती आदेश होता क्या है। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा भाई, हिंदी में हो सकता है कि एक दो और शब्द दे दे। इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा। इंट्रालोकोटरी आर्डर, इंट्रालोकोटरी आर्डर 1-2 मिनट समझिए तब ब्रेक दिया जाए। इंट्रालोकोटरी आर्डर वे आदेश होते हैं जो मुकदमे के दौरान वाद की संपत्ति को आपका सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभियुक्त फरार हो गया, उसकी संपत्ति कुर्क होती है और क्षयशील संपत्ति मिलती है जो ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती, या कोई पशुधन मिलता है तो न्यायालय इंट्रालोकोटरी आर्डर जारी करते हैं और तत्काल नीलाम द्वारा बेचने का क्या देते हैं, आदेश। अब समस्या ये है कि अगर ऐसे आदेशों को बार बार चुनौती दी जाए अपील या रिवीजन में, तब तो गाय, बैल, भैंस और जो पनीर इत्यादि मिला है वह 1 साल 2 साल तक पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा। न आपका इधर का न उधर का, न खाने लायक रहेगा और न ही आपका बनाने लायक। अतः कानून ये कहता है कि जो इंट्रालोकोटरी आर्डर जांच, विचारण इत्यादि में पारित किए गए हैं उसकी अपील भी नहीं होगी और उसके रिवीजन पर भी क्या लगा दिया गया है, रोक। रिवीजन होगा कि नहीं, नहीं होगा। एक पॉइंट अगला समझना है, अगर आपने हाई कोर्ट में रिवीजन डाल दिया तो क्या फिर आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी रिवीजन डालेंगे कि कहीं एक ही जगह कराएंगे, एक ही जगह। और सत्र न्यायालय में डाला है तो क्या पुनः हाई कोर्ट में डाल देंगे कि कहीं एक ही जगह। तो इंट्रालोकोटरी आर्डर पढ़ना है अच्छे से। 397 का क्लाज हम बता दें फिर से, 2। यही आपका ज़्यादातर अब तक के इतिहास में क्वेश्चन बना है। तो देखिए आपका सत्र न्यायालय द्वारा अगर पूछा रिवीजन तो 399 मारिएगा। अगर उच्च न्यायालय द्वारा पूछे रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग 401 मारिएगा। और आपका इंट्रालोकोटरी पूछे कि आर्डर का नहीं होगा तो 397 का कौन सा क्लास, 2। कम से कम ये 3-4 बातें याद रखिए। रेस्ट ले लीजिए तो आईपीसी चलेगी भाई। 12-15 मिनट बाद थोड़ा भाई 15 मिनट में आ जाएगा भाई, लेट ना